मैम ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, आप ऑप्शन देखिए। ठीक है मैम, आई हैव सीन, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, कीप देयर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी, डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट with an unfavorable change in the factors affecting supply reduces, decreases, then this concept is known as decrease in supply। ठीक है, अदर फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, अभी जो सारे बोले, टेक्नोलॉजी, फैक्टर इनपुट्स का प्राइस, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इफ देयर इज अनफेवरेबल शिफ्ट, अनफेवरेबल चेंज इन ऑल दीज फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई, सो इफ देयर इज अनफेवरेबल चेंज, opposite change is there, reverse change is there, then the concept which takes place, that is decrease in supply, as a result leftward shift in supply curve takes place। okay, this concept is called decrease in supply। so let us try to understand with the help of a table and diagram। so you can draw the table। suppose this is price, supply, and the price at 10 rupees, supply is 10 units। ठीक है, प्राइस है सेम 10 रुपीज, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। भव्य आप भी लिखो बेटे, सभी ऑल आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन। प्राइस हैज रिमेन्ड सेम 10 रुपीज, बट मान लो सप्लाई हैज गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, सप्लाई पहले से कम हो गई। अब देखा जाए तो प्राइस तो वैसे का वैसा ही है, ये क्यों कम हो गई सप्लाई, तो इसका मतलब कोई रीजन विल बी वर्किंग बिहाइंड दिस, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा, कारण होगा। सो दोज रीजंस नाउ वी आर गोइंग टू डू। व्हाट हैपेंस, मान लो यहाँ पर देखिए प्राइस, उधर लिखना प्राइस, इधर सप्लाई। ठीक है, ये है प्राइस 10 रुपीज, ये 5 ओरिजिनली दिस इज द सप्लाई कर्व। 10 रुपीज प्राइस के ऊपर 10 यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, ये हमारा ओरिजिनल एसएस सप्लाई कर्व। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एट द सेम 10 रुपीज प्राइस सप्लाई हैज गॉट रिड्यूस्ड, कम हो गई है। तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू जॉइन द पॉइंट विद दिस, ये 10 रुपीज प्राइस बट सप्लाई कम हो गई। नाउ दिस पॉइंट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, we will draw one curve में line that is called S1 S1। 1 का मतलब और कुछ नहीं है, 1 is only to show the change, कि कुछ चेंज दिखाना है कि भाई ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। आप S डैश लगा सकते हो, कोई भी आप लगा सकते हो, बस S लिखना है। S मीन्स सप्लाई। ठीक है, तो ये बन गई हमारी डिक्रीज इन सप्लाई, बैकवर्ड एरो, देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक, नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, रीजंस क्या है इसके पीछे, वेरियस रीजंस आर देयर। नाउ नंबर 1, अब आप बताइए, इफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज मॉडर्न और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट या आउटडेटेड, means the machinery equipment which is being used by the producer, that is an outdated technology, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इफ गोल ऑफ द फर्म इज, कौन सा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब वो सेल नहीं बढ़ाना चाहता, प्रॉफिट ही बढ़ाना चाहता है, तो इफ गोल ऑफ द फर्म हैज गॉट शिफ्टेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, इफ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, इसकी सप्लाई कब कम होगी, अगर इसके सब्सटीट्यूट का प्राइस राइज कर जाए। ठीक है, तो लाइन क्या बनेगी, इफ प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड हैज इंक्रीज्ड, या प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड हैज रीजन। ठीक है, रीजन मतलब इंक्रीज कर गया है। तो यहाँ पर आप बुक में चेंज कर लीजिए, बुक में सी योर थर्ड पॉइंट, इट इज रिटन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स फॉल। तो ये पॉइंट, दिस इज टोटली रॉन्ग, डिलीट दिस लाइन। इन प्लेस ऑफ दिस प्लीज राइट डाउन, if there is rise in price of substitute good, if there is rise in price of substitute good, then next is, ऐसे ही फर्स्ट वाला पॉइंट भी ठीक कर लीजिए। प्लीज डिलीट द फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इन द बुक, दैट इज चेंजेस इन गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। नाउ पॉइंट इज नॉट क्लियर कि कौन सा गोल है, तो इन प्लेस ऑफ दिस बेटर पॉइंट विल बी, इफ गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना, बुक में क्लियर नहीं दिया हुआ है, बट हमने क्लियर पॉइंट बनाना है, तो वी शुड राइट इफ गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा हो गया कि अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट कमोडिटी क्या हो जाएगा, राइजेस, तो इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, फाइन। अच्छा, बट व्हाट कैन हैपन टू फ्यूचर प्राइस, अगर डिक्रीज क्यों, इंक्रीज, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ेंगे,
तो प्रेजेंट में सप्लाई कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो आपने क्या करना है, रफ काम पे पहले एक थोड़ा सा रफ सा लिख के देख लो, ध्यान से सोचो, आपको श्योर हो जाए कि हाँ यही रीजन बनता है, फिर आप फेयर वर्क में लिखो, ठीक है। सो इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि इन फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, देन इन प्रेजेंट सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटी विल बी रिड्यूस्ड, इसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज लेस, अगर कम हो जाए, कुछ लोग छोड़ के चले जाएं काम को, तो भी सप्लाई विल गेट डिक्रीज्ड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि ज़्यादा टैक्स लगाए, तो इफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू इम्पोज मोर टैक्सेस पर यूनिट टैक्स, या वैसे ही टैक्स बढ़ा देते हैं, देन कॉस्ट विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल बिकम लेस, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। अच्छा, ऑन द अदर साइड, इफ गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू प्रोवाइड मोर सब्सिडी but government wants to impose more tax, then what will happen? I said government does not want to provide subsidy, but it is planning to, या it plans to impose more tax. Supply will decrease. वही बात बोली मैंने, कुछ थोड़ा चेंज करके वही बोला है, supply will decrease, ठीक है। बस these are the points. बस ये, हाँ एक रह गया, राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी चीज़ें इस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लग रहे हैं, अगर उनका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, दे बिकम एक्सपेंसिव, तो देन प्रोड्यूसर की अपने पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एक चीज़ वी ऑल शुड रिमेंबर, सबसे पहले प्रोड्यूसर हैज़ टू स्पेंड मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। पहले चीज़ बनेगी, मार्केट तक आएगी, आम कंज्यूमर तक पहुंचेगी, तब जाके कंज्यूमर प्राइस देता है। उसके पहले तो अपने ही पास से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अपनी कॉस्ट बढ़ती है तो अगला सोचता है कि मैं कम बनाऊं कि ज़्यादा बनाऊं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मनी हर एक के पास लिमिटेड है, तो ही रिड्यूसेज हिज सप्लाई। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, देन सप्लाई विल गेट डिक्रीज। तो ऐसे आपके ये 4-5 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ यू प्लीज सी, next is given difference between extension in supply and increase in supply. Now ये important question है, difference between extension and increase in supply, और इसी के ऊपर प्लीज राइट आउट, और दिस इज कॉल्ड increase in quantity demanded. आफ्टर वन पेज एक बात को दोबारा से बुक में रिपीट किया हुआ है, यहाँ पे यू कैन राइट एक्सटेंशन और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, और एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर 6 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स। तो नंबर 1 के ऊपर यू प्लीज राइट डाउन ऑन बोथ साइड्स। नंबर 1, डेफिनेशन इज टू बी गिवन। आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है, यू विल ड्रॉ ए लाइन इन द मिडल फॉर डिस्टिंक्शन। हियर नंबर 1 डेफिनेशन, दोनों साइड पे डेफिनेशन। नंबर 2 कॉजेज, नंबर 2 कॉजेज या रीजंस, ठीक है। नंबर 3 पे यू हैव टू टेल मूवमेंट और शिफ्ट। इधर लिखिए मूवमेंट, इधर शिफ्ट। अब हमारा कंपटीशन है कुलदीप सर से, दरवाजा बंद कर दिया तो कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सर कहते मैं तो बोलते ही बड़ा स्लो हूँ। सर कहते आपकी आवाज़ नहीं आती मेरे रूम में। मैंने कहा हाँ सर, मैं तो पढ़ाती नहीं। अच्छा चलो, एनी हाउ, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 कॉजेस, नंबर 3 मूवमेंट या शिफ्ट बताना है हमने, नंबर 4 के ऊपर डायग्राम, टेबल या डायग्राम एज पर द सिचुएशन। अगर क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स देन टेबल शुड बी गिवन, अगर क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स देन यू कैन स्किप द टेबल, डायरेक्टली गिव द डायग्राम, क्योंकि हमने फिर लेंथ को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल, रेपिटेशन है ये। एक्सटेंशन मीन्स व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, देन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस और राइजेस। इधर क्या कहेंगे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन अदर फैक्टर्स एक्ट फेवरेबली देन देयर टेक्स प्लेस इंक्रीज इन सप्लाई। नंबर 2 पे कॉज क्या है, ओनली राइज इन प्राइस इज द कॉज, है ना, राइज ही हुआ है तभी यही कारण है और कोई रीजन नहीं है। राइज इन प्राइस इज द ओनली कॉज। और इधर लिखेंगे देयर आर मेनी कॉजेज, कॉजेज लिख के ऐसे आपने कॉजेज लिख के उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 जितने ये पॉइंट्स अभी बोले हैं, पॉइंट्स किए ना हमने, 5-6 पॉइंट्स किए हैं। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, फैक्टर इनपुट्स बिकम चीप, और गोल ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जितने भी फैक्टर्स के पॉइंट्स किए
एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, ज्यादा नहीं दे सकते तो 5 पॉइंट्स आर मस्ट, दे शुड बी देयर, वो दे देने हमने। उसके बाद फिर इधर क्या होता है, मूवमेंट कौन सी होती है, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, ये होता है एक्सटेंशन में, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, एंड ऑन दिस साइड व्हाट हैपेंस, देयर इज ए राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर टेबल दे देना, इधर भी इसका टेबल, एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा ये वाला डायग्राम, ये अपवर्ड, और इधर आप सीधे डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हो, पॉइंट्स नहीं भी लगाने, नो प्रॉब्लम, सीधा ही डायग्राम आपने राइटवर्ड शिफ्टिंग का डायग्राम दिखा देना। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आप देखिए नेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इन अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यू प्लीज राइट आउट, क्या आना चाहिए यहाँ पे वर्ड, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि पेपर में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, decrease in quantity supply. Students sitting at home are also advised to make the changes, decrease in quantity supplied or contraction. ठीक है, now same steps are to be followed for difference. Number 1 के ऊपर again definition, I think there is no need to repeat now, contraction because of fall in price, और इधर other factors move unfavorably, यहाँ पर कॉज क्या है, ओनली फॉल इन प्राइस इज द ओनली कॉज, यहाँ पे वेरियस कॉजेज आते हैं जो भी डिस्कस किए हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है डाउनवर्ड मूवमेंट, इधर होती है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, फिर नेक्स्ट नंबर के ऊपर टेबल, दोनों तरफ उसका अपना अपना रिस्पेक्टिव टेबल, एंड देन एट लास्ट पॉइंट यू कैन गिव द डायग्राम। ठीक है, ये डाउनवर्ड एरो हो जाएगा, ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, दिस मैनर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, नाउ नेक्स्ट इज द रेपिटेशन ओनली। Now please see difference between movement along supply curve and shift in supply curve. Is it anything new? Is there anything new in this? Movement along the supply curve means extension and contraction. उसको मतलब शॉर्टकट फॉर्म में, एक तो अपने पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ड्रॉ ए लाइन इन द मिडल। तो मूवमेंट along the supply curve means when other factors remain constant, only because of change in price there comes a movement in the supply curve, only because of price. That movement can take place in the form of extension or in the form of contraction. बस उसके बाद डायग्राम आप एक्सटेंशन का, कॉन्ट्रैक्शन का, अगर टाइम कम हो यू कैन ड्रॉ वन डायग्राम, एक एरो अपवर्ड कर देना, एक एरो डाउनवर्ड कर देना, अगर टाइम है तो दोनों बना सकते हैं। ऑन द अदर साइड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में आप लिखोगे व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स देयर टेक्स प्लेस सम शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इट इज कॉल्ड शिफ्ट, रेपिटेशन होगा। देन अदर फैक्टर्स आर द कॉज, फिर वो फैक्टर्स के आपने नाम लिख देने हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर, इनपुट का प्राइस, गोल ऑफ द फॉर्म, उनके नाम आ जाने। एंड लास्ट नंबर पे आप लिखोगे शिफ्ट कैन एग्जिबिट इन टू फॉर्म्स, देयर कैन बी इंक्रीज, देयर कैन बी डिक्रीज। फिर एक ही डायग्राम बना के आप ऐसे एरो लगा दो तो इंक्रीज इन सप्लाई, बैकवर्ड एरो लगा दो डिक्रीज इन सप्लाई, सिंगल डायग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई कर्व। 3-4 points are given, all can be understood with the help of one diagram. Here supply, here price. Supply. इस केस में आपने क्या करना है, पैराग्राफ इज नॉट टू बी गिवन, पॉइंट्स बना के लिखना है। जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा, जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन द सप्लाई कर्व, ठीक, तो आपने पॉइंट्स बनाने हैं। आप लिखोगे नंबर 1 के ऊपर कि चेंज इन सप्लाई, चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन टेक प्लेस इन टू फॉर्म्स, there can be the use of new technology, modern technology, or use of old technology. थोड़ी क्लैरिटी आप करेंगे। उसके बाद फिर आप पॉइंट बनाओगे ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी सप्लाई का शिफ्ट्स राइटवर्ड, एंड फिर नंबर नेक्स्ट करके ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डिटीरियोरेटेड ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देयर टेक्स प्लेस इन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब वो कैसे होता है, लेट अस सी। सपोज ये हमारा है ओरिजिनल सप्लाई, क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्राइस, कहीं पर भी कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ओरिजिनल सिचुएशन है कि एट ओपी प्राइस ओ क्यू क्वांटिटी इज बीइंग सप्लाइड, ठीक। अच्छा, अब अगर हो जाए इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग क्यों होगी, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगी तो मशीनरी विल प्रोवाइड मोर आउटपुट इन लोअर टाइम पीरियड, यहाँ विद द हेल्प ऑफ सेम रिसोर्सेज ज़्यादा बनाया जा सकता है, कम टाइम में ज़्यादा स्पीड से काम हो सकता है। तो सेम प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और चीज़ें बना सकते हैं क्योंकि इंप्रूवमेंट होगी। दैट मीन्स एक यहाँ पर आप ओरिजिनल बना लो,
there is improvement in technology, so there will be rightward shifting. Q1, output has increased. On the other side, if there is outdated old technology, then what will happen? ओल्ड टेक्नोलॉजी से कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोडक्शन कम हो पाती है, स्पीड नहीं बनती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है. कॉस्ट बढ़ने के करके प्रोड्यूसर इतना खर्च नहीं करना चाहता, वो थोड़ी चीज़ें बना पाएगा. देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग. मतलब प्राइस का कुछ नहीं हुआ, प्राइस तो उतना ही है, बट टेक्निक ने उसके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डाला है. तो अब एट द सेम प्राइस ही मे बी एबल टू प्रोड्यूस ओनली दिस मच OQ2. ठीक है, ये पॉइंट बना, ये बन गया हमारा S2 बैकवर्ड शिफ्टिंग. 2 लिखना है, डैश लिखना है, जो मर्जी कर लो, हार्डली मैटर्स. ठीक है, ये हो गया बैकवर्ड शिफ्टिंग. तो अब ऐसे आपने 3-4 पॉइंट्स बना के जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो वो आपने लिख देना है. ठीक, नाउ द सेम इज, आगे आप रेपिटेशन है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर इनपुट प्राइसेस एंड सप्लाई कर्व. तो अगेन मैं सेम ही डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ. फैक्टर इनपुट प्राइसेस में पहले आपने ओरिजिनली एक डायग्राम बना लो, ये एसएस सप्लाई कर्व वाला, मतलब कहीं भी आप ड्रॉ करके, अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइस कम हुआ है तो देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी तो सेम प्राइस के ऊपर मोर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कैन बी सप्लाइड इन मार्केट. देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्टिंग. बट ऑन द अदर साइड, इफ फैक्टर इनपुट्स हैव बिकम एक्सपेंसिव, उनका प्राइस ज़्यादा हो गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसके करके कम प्रोडक्शन होगी, प्रोड्यूसर उसी प्राइस के ऊपर कम चीज़ें बना पाएगा, तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग. ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट है, देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन यूनिट टैक्स और एक्साइज टैक्स. यूनिट टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है, कोई टैक्स का नाम भी नहीं है. क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल. एक्साइज टैक्स होता है, या एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं. वेन एवर एनीथिंग इज प्रोड्यूस्ड, जब अभी प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर होती है, प्रिलिमिनरी पहली प्राइमरी स्टेजेस के ऊपर होता है, तो अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर, उस प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाती है, प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाती है, भी आप भी ये चीज़ बना रहे हो, आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा, तो द टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन इन द वेरी बिगनिंग, प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही, तो दैट टैक्स इज कॉल्ड एक्साइज टैक्स, या एक्साइज ड्यूटी भी बोल देते हैं उसको. ठीक है, तो उसी को एक्साइज टैक्स बोल रहे हैं या एक्साइज ड्यूटी. यूनिट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स लगाना कैसे है, परसेंटेज फॉर्म में लगाना है या लंप सम लगाना है. लंप सम का मतलब इकट्ठा, जैसे मैं आपको कहूँ कि पूरे साल का आपका इतना टैक्स है, अब हर महीने का नहीं कहा, पूरे साल का कह दिया. लंप सम मतलब इकट्ठा, जैसे आप फीस देते हो तो आपको कहें कि पूरे साल की इकट्ठी फीस दे दो आप, दैट मीन्स लंप सम. फिर कोई क्वार्टर नहीं बनाया जाएगा कि एक क्वार्टर की इतनी फीस है कि कुछ नहीं. लमसम माने इकट्ठा टैक्स भी हो सकता है, या परसेंटेज पार्ट में भी हो सकता है, या कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि ये कहती है कि आप एक चीज़ बना रहे हो, एक यूनिट बना रहे हो, इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने ये डस्टर को प्रोड्यूस किया, इसको मैन्युफैक्चर किया, मान लो ये 10 रुपीज़ का डस्टर है, तो गवर्नमेंट कहे कि 10 रुपीज़ के डस्टर के ऊपर 1 रुपया टैक्स लगेगा. अब जितने डस्टर बनाओगे उतने रुपये, उतना पर डस्टर के पीछे 1 रुपया टैक्स. तो इसका मतलब अगर ऐसे 100 डस्टर्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, तो कितने रुपए टैक्स देना पड़ेगा? 100 रुपीज़. हर डस्टर के पीछे 1 रुपया टैक्स. ठीक है, उसको बोला जाता है यूनिट, मतलब चीज़ की क्वांटिटी की एक यूनिट के पीछे कितना टैक्स है. तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो किसी भी तरह लगा दे, परसेंट में लगाना है, यूनिट में लगाना है, उसकी मर्जी है. ठीक है, तो कहने का मतलब है टैक्स जब भी लगता है किसी भी फॉर्म में लगे, तो टैक्स लगने के करके प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है, तो उसके करके क्या होगा, उसका सप्लाई कम कर पाएगा, प्रोडक्शन कम कर पाएगा. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट थिंक्स टू इम्पोज टैक्स, देन देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई. ऑन द अदर साइड, इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोवाइड सब्सिडी, टैक्स नहीं लगाती बल्कि अपनी पास से हेल्प करती है, उसकी मदद करते हैं, तो देन देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. एम आई क्लियर? टैक्स लगाते हैं तो डिक्रीज इन सप्लाई, टैक्स नहीं लगाते बल्कि अपनी ओर से गवर्नमेंट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स कि आप बनाओ, आपको कहीं दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट विल असिस्ट यू फाइनेंशियली, बट मतलब हेल्प कर रही है, तो देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, ऑन द अदर साइड, लास्ट एग्जांपल में प्लीज मेक वन करेक्शन इन द हेडिंग. फर्स्टली, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ, यहाँ लिखा है रिलेटेड गुड्स, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट गुड. All students are requested to make the change. In place of the word related, you please note down substitute good. ठीक है, उसमें भी please delete second paragraph because we don't have to study this जो second दिया हो ना complementary good, वो नहीं करना है. We have to consider only first para which is related to substitute good. ठीक है,
बुक में वो कॉम्प्लीमेंट्री का भी आगे एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, वो हमने नहीं करना है. वो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली जॉइंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स की, बट वी डोंट हैव टू डू दैट, वी हैव टू पे अटेंशन टू ओनली सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. ठीक है जी. चल लेट अस टेक एग्जांपल. कोई भी जो आपको खाने पीने का सामान अच्छा लगता है, मान लो मेरे दिमाग में जो आ रहा है पेप्सी एंड और कौन सी है, माजा. पेप्सी एंड माजा कर लेते, कोई कर लो जो आपको ठीक लगे. अच्छा, मान लो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है पेप्सी. दिस इज द कमोडिटी अंडर क्वेश्चन. इसका सब्स्टिट्यूट है माजा. फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, नहीं भी हो सकता, मतलब कोल्ड ड्रिंक के तौर पे इसका सब्स्टिट्यूट है. ठीक. अच्छा, अब इस पेप्सी की सप्लाई मान लो ओरिजिनली सप्लाई है एसएस सप्लाई की, जब ओ पी प्राइस है, कोई भी 20 रुपीज 30 रुपीज कुछ भी प्राइस है, तो ओ क्यू क्वान्टिटी ऑफ पेप्सी इज बीइंग सप्लाइड. ठीक. अब इसका जो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है माजा, वो हो जाता है सस्ता, उसका प्राइस हो जाता है कम. देन व्हाट विल हैपन टू सप्लाई ऑफ पेप्सी? इट विल इंक्रीज. इट विल इंक्रीज का मतलब इट विल बी इंक्रीज्ड. सेलर ही बढ़ाता है ना, चीज तो अपने आप नहीं कहेगी कि मैं मुझे आगे सामने रख दो, वो नहीं, प्रोड्यूसर ही करेगा, ये डिसाइड सेलर करेगा. तो इसकी सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज कंपैरेटिवली दिस पेप्सी इज गिविंग मोर प्राइस, मोर प्रॉफिट टू द सेलर कंपैरेटिवली. ठीक है, तो इसकी सप्लाई विल इंक्रीज. ऑन दी अदर साइड, अगर पेप्सी का जो सब्स्टिट्यूट माजा है वो महंगा हो जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो देन कंपैरेटिवली इसकी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा. अब यहाँ पे हमने उसकी बात नहीं करनी है, माजा को क्या होता है, उसकी सप्लाई इज नॉट द इशू. हमारा जो काम है, जो बात चल रही है, वो इस चीज के बारे में हमने स्ट्रेस करना है. तो अगर प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट माजा हैज गॉट इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, तो देन सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटी विल बी रिड्यूस्ड बाय द सेलर. इसको कम रखा जाएगा, इट विल गेट बैकवर्ड शिफ्टिंग. ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, बस ये करना है. यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल फोन का, कोई जरूरी नहीं आपने वही एग्जाम्पल लेना, यू मे टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस, कोई भी चीज का आप नाम लिख सकते हो. सो विद दिस पार्ट इज ओवर. ये सेकंड वाला नहीं करना हमने, कॉम्प्लीमेंट्री का, दिस इज नॉट टू बी डन. नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज. Some distinctions. Now please see and tell me, have we done this or not? First heading पढ़िए जरा, distinction between increase in quantity supplied and increase in supply. क्या है ये? Just now we have done. तो यहाँ पर आप ऊपर लिखो increase in quantity supplied के ऊपर we should write extension of supply. मतलब they have given two headings separately, उनके बारे में कह दिया, बात एक ही है, nothing new. ठीक है, एक्सटेंशन इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड मींस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस. सेकंड दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिक्रीज इन सप्लाई. तो इन प्लेस ऑफ दिस डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हाट कैन बी रिटन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो प्लीज राइट डाउन और दिस डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. I hope all have got the point. Very fine. चलो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो सिलेबस में एज पर द चैप्टर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो लेट अस स्टार्ट दिस. वेरी इंटरेस्टिंग एंड देयर इज न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट इज डिनोटेड बाय ES. कई बुक्स में ऐसे लिखा हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, और ES, इसको भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं, और दोनों कैपिटल वर्ड्स ES किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट में आ जाए, मतलब यही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से पहले अभी जस्ट नाउ वी आर रीडिंग, वी हैव रेड अबाउट दिस सप्लाई. तो सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट डज दिस टेल अस? इट जस्ट टेल्स अस दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई. डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, एक कम होता है तो अदर वन ऑल्सो फॉलो द सेम. तो दैट मीन्स डायरेक्शन इज बीइंग टोल्ड. इकट्ठे चलना मतलब डायरेक्शन बताई जा रही है. बट ये नहीं बताया जाता, या इस कॉन्सेप्ट में अभी तक वी हैव नॉट रेड कि भी कितना प्राइस बढ़े तो कितनी सप्लाई बढ़ेगी, या कितने % प्राइस कम हो तो कितने % सप्लाई कम होगी. क्वांटिटेटिवली व्हाट चेंज, पॉसिबल चेंज कैन कम, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी ऑफ सप्लाई. It is just giving us a directional attitude
डायरेक्शन बता देता है भी पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सो वी नीड सम कॉन्सेप्ट विच कैन बी एबल टू टेल अस कि भाई इतने % चेंज अगर प्राइस में आता है, इतने % प्राइस बढ़ता है, तो एज ए रिजल्ट सप्लाई भी इतने % बढ़ेगी, या इतने % कम होता है प्राइस तो एज ए रिजल्ट सप्लाई भी उतने % कम होगी। द कॉन्सेप्ट विच गिव्स अस दिस क्वांटिटेटिव आंसर, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपको याद हो तो मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई सेड इन केस ऑफ ईडी। उसमें भी ये किया था ना कि लॉ ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई हमें इनडायरेक्ट रिलेशन बताता है, क्वालिटेटिव रिलेशन बताता है, बट क्वांटिटेटिव नहीं बताता। तो सेम वे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें क्वांटिटेटिवली बताता है भी कितने % चेंज आएगा, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिवनेस। किसी रिस्पॉन्सिवनेस कब होती है, जैसे आपने या मैंने मास्क लगाया है तो ये किसी चीज़ के का रिएक्शन है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स है, प्रॉब्लम है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, तो हम उसके रिएक्शन के तौर पे मास्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट है, तो दैट मीन्स इसका कोई कारण है, कोरोना इसका कॉज है, रीजन है, बीमारी है तो कॉज है इसका। तो इसका मतलब ऐसे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है कमोडिटी की, चीज़ की, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्यों, किसके करके, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई में चेंज अपने आप नहीं आ जाता, सप्लाई अपने आप नहीं बदलती, कोई उसको इंड्यूस करता है, कोई उसको पीछे से इंस्पायर करता है, मतलब उसको अफेक्ट करता है, कारण बनता है उसका, तो वो रीजन क्या है, प्राइस। तो लाइन क्या बन गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कारण है इसका प्राइस, और रिजल्ट उसका किस तरह से हमारे सामने आता है, एज ए रिजल्ट इन चेंज इन सप्लाई। तो जो कॉन्सेप्ट हमें ये रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बताता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिलेबस में एक ही है, अदरवाइज कई तरह की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, बट वी हैव टू रिमेन कन्फाइंड ओनली टू प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका है जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे ईडी वाले चैप्टर में नेगेटिव साइन लगाते हैं, बट नेगेटिव साइन इज नॉट कंसिडर्ड इन द सॉल्यूशन इन द न्यूमेरिकल, दैट नेगेटिव साइन ओनली टेल्स इनवर्स रिलेशन। तो ऐसे ही यहाँ पर ऑल द आंसर्स विल कम इन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज इलास्टिसिटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सप्लाई, एंड लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अस द पॉजिटिव रिलेशन। तो सारे आंसर, सारे कोएफिशिएंट हमारे पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर आ भी जाए तो पॉजिटिव साइन तो वैसे भी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो देयर आर 5 डिग्रीज, बिल्कुल सेम स्टेप्स जैसे पहले किया था। फर्स्ट डिग्री इज, नाउ प्लीज राइट डाउन, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। Perfectly elastic supply. And coefficient is infinity. Same type, coefficient is infinity. Now what happens in this case? Here supply, here price. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस इज विद a slight fall, slight means very less, very minute, बहुत ही कम, with a slight fall, sorry, with a slight change in price, when there comes an infinite change in supply of the commodity, then this concept is known as perfectly elastic supply. फिर से सुनिए मैंने क्या बोला है, with a slight change in price there comes an infinite change in supply of the commodity. अब इसका मतलब कि स्लाइड चेंज क्या हो सकता है, चेंज हमेशा दो तरह का हो सकता है। चेंज का मतलब इधर एनीथिंग कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, 25 से बढ़ के 50 भी हो सकते हैं, 50 से कम होके 40 भी हो सकते हैं। मतलब या तो कोई चीज बढ़ेगी या कोई चीज कम होगी, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों केसेस को इकट्ठे स्टडी करना है। अच्छा, मान लो ये प्राइस है, सपोज 10 रुपीज प्राइस है, ठीक है। आप एक सेलर है, मैं एक सेलर हूँ, हमने उस तरह से सोचा।
अगर तो प्राइस इस 10 रुपीज से बढ़ के थोड़ा सा बढ़ के 10 रुपीज एंड 10 पैसा हो जाए, थोड़ा सा ही बढ़ा है, आपने तो 10 पैसा नहीं देखे होंगे, 50 पैसा का रखो, चलो थोड़ा सा बढ़ जाए 10 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक। तो सेलर को लगता है इस केस में बहुत खुश होता है कि प्राइस बहुत बढ़ गया जी, बड़ा मुझे प्रॉफिट होगा, मैं पता नहीं क्या अर्न कर लूंगा, थोड़े से राइज होने से ही बड़ा खुश हो जाता है। देन ही स्टार्ट्स सप्लाइंग इनफाइनाइट क्वांटिटी, अनगिनत जितना बना सकता है बना बना के बेचे जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब जिसको गिना ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इफ दिस बिहेवियर इज एग्जिबिटेड then it will be called perfectly elastic supply. ये तो हुआ कि प्राइस अगर बढ़ गया है। नाउ अदर पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल, अगर प्राइस 10 रुपीज से कम होके थोड़ा सा ही कम होके मान लो हो जाता है 9 रुपीज एंड 50 पैसा, सिर्फ 50 पैसे कम हुआ है, ठीक है। तो अब सेलर को लगता है कि नहीं नहीं जी बड़ा नुकसान हो गया, 50 पैसे प्राइस कम हो गया, मैं तो लूट ही जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं इससे बेहतर है मैं काम ही ना करूं, दुकान बंद करके बैठ जाऊं। वो कुछ भी नहीं बेचता, मतलब अब सोचो रियल लाइफ में होता नहीं ऐसे, बट ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हमारे सामने है कि अगर ऐसे हो तो क्या होगा। तो अब वो 10 रुपीज से प्राइस कम होने की सिचुएशन में ही डज नॉट वांट टू सेल एनीथिंग, रादर ही क्लोजेस हिज वर्क, वो जीरो सप्लाई करनी शुरू कर देता है। जीरो मतलब बेचता ही नहीं है, जाओ जी मैंने नहीं बेचना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, ना तो थोड़ा बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा अनगिनत चीजें बना बना के बेचते हैं, ना ही कम होने से कोई बंद करता है, बट स्टिल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि अगर ऐसा बिहेवियर हो, मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर इज बीइंग एग्जिबिटेड, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एंड कोएफिशिएंट होता है इन्फिनिटी, जिसको गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। नाउ इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, परफेक्टली इन इलास्टिक में यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, now in case of perfectly inelastic supply, with a rise or fall in price, there comes no change in quantity supplied. With a rise or fall in price, there comes no change in supply. Okay? Then it is called perfectly inelastic supply. Now let us see with the help of this example. मान लो प्राइस है OP, ठीक है, OQ क्वांटिटी मान लो, कोई भी नंबर आप सोच लो, OQ क्वांटिटी इज बीइंग सप्लाइड। जब प्राइस OP है तो OQ क्वांटिटी कोई बेच रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, खुश है, बड़ा अपना आराम से, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा प्राइस बढ़ गया, OP 1 हो जाता है, तो भी वो सेलर इतना खुश है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाता है, कहता है चाहे मुझे दे दो भी 5 रुपए, चाहे दे दो 10 रुपए, चाहे दे दो 15, मैंने तो इतना ही सामान बनाना है, मैंने नहीं इससे ज्यादा बना सकता, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो भी ही इज नॉट इंक्रीजिंग द सप्लाई, जितनी है उतनी है, ठीक। अच्छा अब इसको रिवर्स सिचुएशन में भी देख सकते हैं, अगर ऊपर से बोले, जरूरी थोड़ी हमेशा नीचे से ही बात करें, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। अगर प्राइस है पहले ये 100 रुपीज मान लो, तो भी वो इतनी चीजें बना रहा है, प्राइस कम होकर 90 रुपीज हो जाता है तो भी वो उतनी ही बना रहा है, उतना ही दे रहा है, और कम हो जाता है तो भी, मतलब हुआ कि अगर चाहे प्राइस राइज करे और प्राइस कम हो जाए, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस टू हिम, वो जितना उसने बनाना है उतना ही बना के दे रहा है। सो इन दिस केस ES इज इक्वल टू 0, नो चेंज, राइट। रेस्ट वी विल डू ऑन मंडे या टू ट्यूसडे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। राज मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग। बीच में रुक ही रहा है, स्लो स्लो हो रहा है। बेटे अनिरुद्ध ये Rajdeep ma'am, you can end the meeting. आराम से उठे, आराम से, आराम से उठे, आराम से।
गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, प्लीज कम। आप तो आते जाते ही रहते हो, पहले भी आए थे, सारा दिन घूमते ही रहते पहले भी मेरे पीरियड से पहले भी आए थे। स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है ना। Good morning, everyone. Any students have not come?